गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में आप लोग ने कुछ नियम को पढ़ा था, जैसे कि मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम है, फिर दाएं हाथ का नियम है। उसी तरह एक नियम और पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के जैसे आपने मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम पढ़ा था, वैसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप देखेंगे। ठीक है, अब बाएं हाथ का नियम क्या है, ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम द्वारा ये समझाया था कि जब आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और मध्यमा मतलब दूसरी उंगली, ठीक है, इन तीनों को कुछ इस प्रकार रखते हैं कि इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के क्या रहेंगे, लंबवत रखा जाता है। तो जो पहली उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। पहली उंगली क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी जो मध्यमा होती है, मिडिल फिंगर होती है, ये आपको आवेश, धनावेश की दिशा को दर्शाती है। धन आवेश मतलब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जहाँ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ बहते हैं, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में धन आवेश होते हैं, जो कि करंट कहलाता है। कहीं ना कहीं ये कौन सी दिशा है? करंट की दिशा है, धारा, विद्युत धारा की दिशा होती है। अगर विद्युत धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके जस्ट 90 डिग्री पर होगा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए ये करंट है, अब इसके आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इससे कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पर होती है। तो ये धारा की दिशा है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो इससे 90 डिग्री पर बनता है, और इन दोनों के जो लंबवत है वो क्या लगता है? बल होता है। वो बल किस पर लगा जाता है? आवेशों पर। आवेश अपने ऊपर जो बल, बहते समय अपने ऊपर जो बल का अनुभव करते हैं, ठीक है, वो बल की दिशा अंगूठे की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा यह कहता है यह नियम कि अगर हम पहली उंगली, मध्यमा यानी मध्य उंगली और अंगूठे को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री हो, या ये तीनों ही समकोण पर होते हैं, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, मध्यमा धन आवेश की दिशा को दर्शाती है, और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट था जो कि आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में लिखना है और ये चित्र बनाना है। उसके अलावा आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है आपका बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। बायो-सावर्ट, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, इन दोनों ने मिलकर एक नियम दिया है, इसलिए इसे बायो-सावर्ट नियम कहते हैं। इस नियम को समझने से पहले आप ये समझिए कि ऑरेस्ट्रेट था, हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्ट्रेट, इन 1820 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और हमें ये प्रूव करके दिखाया था कि जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बायो-सावर्ट ने नियम दिया कि अगर किसी चालक के अंदर कोई धारा प्रवाहित की जा रही है तो उस चालक के आसपास जो विद्युत क्षेत्र है उसी के आसपास किसी बिंदु P पर, मतलब उसी चुंबकीय क्षेत्र है, उसके आसपास उस चुंबकीय क्षेत्र में आने वाले बिंदु P पर उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जैसे कि जो हमने विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा वही सब हम चीज़ें चुंबकीय क्षेत्र के लिए पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र को समझ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था। बस वही नियम
हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को समझ चुके हैं, लेकिन उस चालक के अंदर अगर धारा प्रवाहित होती है और उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये पता करना बायो-सावर्ट ने बताया था। ठीक है, इसलिए बायो-सावर्ट ने अपना एक नियम दिया। अब आप देखिए कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो आप E का वर्ड E यूज करते थे, कैपिटल E। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो याद रखिएगा B का यूज किया जाता है। जहां भी आपको E दिखे यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और B दिख जाए यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायो-सावर्ट ने अपने उदाहरण के लिए ये लिया था कि मान लीजिए XY कोई चालक तार की लंबाई है जिसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है और जिसके I धारा प्रवाहित होने के कारण इस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। ठीक है, और इसी से कुछ दूरी R पर, ये हमने मन से ले लिया है, पर इससे कुछ भी जो भी हम बिंदु लेंगे उसकी चालक से दूरी तो हमें पता होगी कि हमें कहाँ ये बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी से दूरी R पर किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेनी है, मतलब यहाँ पर आपको B पता करना है। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि हम पूरे तार की लंबाई ना लेते हुए यहाँ पर क्या लेंगे, एक छोटे से तार का एक भाग हम यहाँ पर मानेंगे जिसकी लंबाई dl है। ठीक है, अब आप इसे समझने के लिए इसकी थ्योरी बायो-सावर्ट ने कुछ इस प्रकार दी थी कि XY तार की लंबाई पर हम छोटा सा, जब XY तार जो कि एक चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इसी चालक पर हम एक छोटे से भाग को मान लेते हैं जिसकी लंबाई dl है, और अब हम इसी छोटे से भाग के अंदर करंट आई जा रही है। तो इस छोटे से भाग के कारण पहले इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को पता करेंगे जिसकी लंबाई इस बिंदु P से कितनी है, R है। ठीक है, और इस चालक तार का इस दूरी, इनको मिलाने वाली जो दूरी है उनके बीच का कोण थीटा होगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पता करते तो B था, लेकिन यहाँ हमने पूरे तार न लेते हुए तार का एक छोटा सा भाग लिया है, तो हम इसकी तीव्रता भी क्या कहलाएगी, dB। देखिए D वर्ड लगाने से क्या होता है, हम किसी छोटे भाग की जब बात करते हैं तो हम आगे D लगा देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आपने कई डेरिवेशन में देखा है W लेते हैं, W मतलब कुल कार्य, लेकिन अगर आप उस कार्य का छोटा सा भाग ले रहे हैं तो आप dW लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह अभी हम पूरे तार के कारण ना निकालते हुए पहले हम छोटे से तार के किसी छोटे भाग को मान लेते हैं जिसकी लंबाई dl है, और इसी भाग के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB मान ली है। तो अब इसी कंसेप्ट को हम लेंगे कि किसी चालक तार XY में जब I धारा प्रवाहित होती है तो हम उस तार के छोटे से भाग dl को लेते हैं और उस dl के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समानुपाती होगी या अनुक्रमानुपाती होती है किसके, इस चालक तार में प्रवाहित धारा के। ठीक है, दूसरा है यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि जितनी भी आपने dl के कारण ले रहे हो तो वो dl आ जाएगा। तीसरा है यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के बराबर होती है, जहां पर थीटा क्या है, थीटा वो कोण है जो चालक और उस बिंदु के बीच की दूरी के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, फिर से समझिए, ये जो इसके ऊपर बिंदु P पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती है किसके, साइन थीटा के। थीटा जहाँ पर कोण है, कोण किसके बीच का है, चालक और बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, और चौथे नंबर पे यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, चालक
और बिंदु को बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के। ठीक है, आपको बायो सावर्ट नियम में यही 4 चीजें लिखनी है। बहुत सिंपल नियम है, बस इसे आप अच्छे से लर्न करिए। ये उन्होंने कंसेप्ट दिया था, ठीक है, ये उन्होंने अपनी स्टडी करके कंसेप्ट दिया था, तो आपको ये डायरेक्टली लर्न करना है। क्या कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उस चालक के अंदर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर मैं इस तार के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ा दूं तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी, ताकत भी बढ़ जाएगी, है ना, तीव्रता भी बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर चालक तार की जितनी भी लंबाई कर लूँ तो वहां पर भी तीव्रता बढ़ती जाएगी। और साइन थीटा मतलब जितना भी एंगल इनके बीच का बढ़ेगा वो तीव्रता बढ़ती जाएगी। और लेकिन ये बिंदु P को मैं जितना दूर रखूंगी, ठीक है, उतनी तीव्रता कम होती जाएगी। ये तो अंडरस्टूड है कि आप इसको जितना दूर ले जाएंगे तीव्रता का मान उतना ही कम होगा। यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, चालक तार और बिंदु P जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो ये क्या आपका बायो सावर्ट नियम, जो कि बहुत सिंपल था। अब हम लोग इसे अगर थ्योरी के फॉर्म में लिखे तो जो मैंने आपको समझाया आप एज इट इज इसे थ्योरी में लिखेगा। ये डायग्राम बनाना ना भूलें, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के जो डेरिवेशन है वो इसी पर बेस्ड होंगे। हर डेरिवेशन में इस कंसेप्ट का यूज होगा। अब हम इन चारों को मर्ज कर लेते हैं। dB इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा, इन तीनों के तो अनुक्रमानुपाती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जब dB में अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो लगेगा बराबर, और यहाँ पर लग जाता है एक नियतांक, कांस्टेंट लग जाता है, IDL साइन थीटा अपॉन R² होता है। ठीक है, जहाँ पर K क्या होगा, μ0 अपॉन 4 पाई। अब इसके लिए आप याद रखिए, जब आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, वहां पर भी K आया था, पर वो K क्या था, विद्युत क्षेत्र के लिए था, इसलिए उसका जो वैल्यू थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप हर डेरिवेशन में ये लेकर चल रहे थे। ये किसके लिए था, विद्युत क्षेत्र के लिए था। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो μ0 अपॉन 4 पाई होगा। इस K का मान क्या होगा, μ0 4 पाई। मतलब आप जितने भी डेरिवेशन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के, वहां पर आप K का मान क्या लिखेंगे, μ0 4 पाई। जिस प्रकार आप विद्युत क्षेत्र के जितने भी व्यंजक ज्ञात किए थे उनमें आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा था, यहाँ पर μ0 अपॉन 4 पाई होगा। अब यहाँ पर μ0 क्या होगा, तो μ0 का मान निकालने के लिए 4 पाई यहाँ चला जाएगा, 4 पाई, और इस K का मान होगा 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालनी है आपको, तो यूनिट कैसे निकाली जाएगी, देखिए यहाँ पर K की जगह आप रखेंगे μ0 4 पाई। हम इधर रख कर देखते हैं। dB इक्वल टू K की जगह आपने रखा μ0 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। ये आप लोगों ने K की जगह रखा। अब आपको μ0 का मान ज्ञात करना है, तो ये ठहरा कांस्टेंट और ये भी ठहरा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ 30 60 जो भी मान आएगा उसका मान सीधा सीधा किसी नंबर में आ जाएगा, और जो कि एक नियतांकीय होगा जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी। 4 पाई की भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो dB विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र। B को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है टेस्ला। ठीक है, याद रखिए। तो ये टेस्ला होगा। ये करंट I है, ये I कहाँ जाएगा, अपॉन में, इसके बटे में आएगा, बटे में आएगा तो इसके लिए क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, इनटू DL है, DL मतलब एक लंबाई है, लंबाई के लिए आप मीटर लगाएंगे, और ये बटे में जो मीटर स्क्वायर था ये इधर जाके गुणा उसके मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये सामने रहेगा μ0। इसका भी कोई मान होता है और इसका भी कोई मान होता है, इसकी यूनिट नहीं होगी। केवल जिनकी जिनकी यूनिट थी उन्हें हमने इक्वल टू के उधर ले जाकर सेट कर दिया। अब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो μ0 की इकाई, ये जो μ0 लिखा है ना, इसका मान क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। μ0 की यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। इस तरह से यूनिट ज्ञात की जाती है, टेस्ला मीटर बटे एम्पियर। ठीक है, तो ये आपने बायो सावर्ट लॉ को पूरा यहाँ तक
करना है, जिसमें आपको मान भी बताना है और यूनिट भी लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनंत लंबाई के जो तार होते हैं किसी चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, जो कि आपके बायो-सावर्ट लॉ पर ही बेस्ड होगा। जैसे यहाँ छोटा सा तार लिया है, वैसे अब आपको अनंत लंबाई मतलब इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे अच्छे से लर्न करिए, ताकि आगे के कंसेप्ट जितने भी होंगे उसमें यही डेरिवेशन यूज़ होगा। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, IDL sin θ/r²। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।